अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनिक सैयद और मैं हूं हिना दिल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज़ कर चुके होंगे, अगर नहीं किया तो कर लीजिए जनाब, क्योंकि आज का दिन इंतहाई अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा बरकत वाला भी है। मनासिक हज का आज से आगाज़ हो रहा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे ही लिए तारीफ़ें हैं, नेमतें और बादशाहत तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं। हाजिर हूँ मेरे अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। दुनिया भर में हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है नाजरीन कि वो फ़रीज़ा हज अदा करे, और उसके लिए लोग सारी ज़िंदगी पैसा जमा करते हैं और ये फ़रीज़ा अदा करते हैं। रवा साल 1446 हिजरी के हज का आगाज़ आज सऊदी अरब में 8 ज़िलहज से हो गया। जैसा कि मैंने आगाज़ में बताया, दुनिया भर से आए हुए आज़मीन हज बैतुल्लाह का तवाफ़ क़दूम करने के बाद नमाज ज़ोहर से कबल खैमों की बस्ती मिना पहुँचेंगे। मनासिक हज की अदायगी के लिए दुनिया भर से इस साल मजमूई तौर पर 20 लाख से ज़ायद आज़मीन हज की शिरकत मुतवक्के है। 88,301 पाकिस्तानी आज़मीन सरकारी स्कीम और 27,012 पाकिस्तानी निजी स्कीम के तहत हज अदा करेंगे। दुनिया भर से लाखों आज़मीन हज की ज़बानों पर लब्बैक की सदाएं हैं। आज़मीन हज आज 8 ज़िलहज का दिन और रात मिना की खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। मिना की 21,92,000 मुरब्बा मीटर रकबे पर फैली दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद हो गई है। मुक़द्दस मकामात पर बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। हज़ारों बसें मुसलसल आज़मीन हज को सफ़र की सहूलियात भी फराहम कर रही हैं। मनासिक हज 8 ज़िलहज से 12 ज़िलहज तक अदा किए जाते हैं और आज़मीन मिक़ात हज से एहराम बांध कर काबा की ज़ियारत के लिए फिर चल पड़ते हैं। काबा पहुँच कर तवाफ़ करते हैं, फिर मिना रवाना होते हैं। वहाँ यौमुल तराविया गुजार कर मैदान अरफात के लिए चल पड़ते हैं और यहाँ एक दिन का वकूफ़ होता है। ये दिन यौम अरफा कहलाता है। इस रोज़ रुकन आज़म यानी खुतबा हज सुना जाता है, जो कि कल होगा, और फिर आज़मीन हुज्जाज कराम की सादत से सरफराज किए जाते हैं। आज़मीन 9 ज़िलहज को हज का खुतबा सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज़ें अदा करेंगे और फिर हुज्जाज कराम सूरज ग़रूब होने तक मैदान अरफात में वकूफ़ करेंगे। आज़ान मगरिब के बाद नमाज पढ़े बगैर हुज्जाज कराम मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और मुज़दलिफ़ा में हुज्जाज कराम मगरिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर पढ़ेंगे और मुज़दलिफ़ा में हुज्जाज कराम शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे और फिर हुज्जाज मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारेंगे और 10 ज़िलहज को वकूफ़ मुज़दलिफ़ा के बाद जो है रमी के लिए रवाना होंगे। हुज्जाज बड़े शैतान को 7 अदद कंकरियाँ मारेंगे और फिर कुर्बानी करेंगे। हुज्जाज कराम जो है वहाँ एहराम खोल देंगे और 11 ज़िलहज को हुज्जाज कराम छोटे, दरमियाने और बड़े शैतान को 7-7 कंकरियाँ मारेंगे। रमी जमरात के बाद फिर हज्जाज कराम तवाफ़ ज़ियारत के लिए खाना काबा भी रवाना होंगे और उसके बाद फिर सफ़ा मरवा की सही की जाएगी। 12 ज़िलहज को ज़वाल आफ्ताब के बाद तीनों शैतानों को फिर से कंकरियाँ मारी जाती हैं और 13 ज़िलहज को हज्जाज कराम रमी जमरात के बाद मिना से अपनी रहाइश का रवाना हो जाएंगे। और सऊदी अरब में हज के दौरान पहली मरतबा जनाब फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। सऊदी सिविल डिफेंस की जो जनरल डायरेक्टरेट ने यह ऐलान कर दिया है कि इस साल पहली मरतबा हज सीजन में आग बुझाने और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फाल्कन नामी एक ड्रोन को इस्तेमाल में लाया जाएगा, जो कि मसनूई जहानत से लैस है। इस ड्रोन को खास तौर पर बुलंद मकामात पर लोगों को बचाने और आग बुझाने के लिए डिजाइन भी किया गया है। ये ड्रोन ऐसे मकामात तक पहुंच सकेगा जहां पर आमतौर पर मदद के लिए जाना मुश्किल हो जाता है और ये ड्रोन 12 घंटे तक बुलंदी पर रहकर परवास करते हुए अपना काम जो है वो कर सकता है। और बहुत ही बेहतरीन किस्म के इंतजाम किए गए हैं। हुज्जाज की हिफाजत का भी इंतजाम जो है सऊदी हुकूमत की जानिब से किया गया है। अल्लाह ताला खैर खैरियत से तमाम हुज्जाज कराम को ये फरीज़ा सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए और जिनके दिलों में ये ख्वाहिश है उनकी ये दुआ भी कबूल मंजूर फरमाए कि अगले साल वो भी ये जो अपना फरीज़ा हज है उसे अदा कर सके। इसके साथ ही जनाब हम आगे बढ़ते हैं और ज़रा कुछ बात कर लेते हैं सियासी सूरत हाल की। तो ज़मीनी मैदान पर भारत को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शिकस्त दी है पाकिस्तान, और फिर सफारती महाज पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सरगर्म है। और पार्लिमानी वफ़द के जो सरबराह है बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी UN हेडक्वार्टर्स में प्रेस ब्रीफिंग हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई जारहाना इक़दाम नहीं किया, मुज़ाकरात ही अमन का वाहिद रास्ता है और दहशतगर्दी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मसला कश्मीर का पुरअमन हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। बिल्कुल, और आलमी बिरादरी भारतीय जारहियत का नोटिस ले। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की हर फॉरम पर मजम्मत की है। India launched illegal strikes within Pakistan in violation of the UN Charter, in violation of international law. They targeted
civilian infrastructure, they targeted religious worship places, they targeted dam, water and energy infrastructure, and innocent civilians, women and children, lost their lives. We did so because we were confident, our hands are clean, and we had nothing to do with this terrorist attack. The Indian government refused Pakistan's offer and chose instead to conduct their illegal strikes. Pakistan only ever acted in self-defense. We never initiated any violence against India. To continue to pursue dialogue and diplomacy is the only viable path to peace. Pakistan's position today is that we would like to have a comprehensive dialogue with India that of course discusses the issue of terrorism. बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर आप सुन रहे थे। दूसरी जानिब मुल्की सतह पर भी एक महासरगर्म है और वो है तहरीक इंसाफ का। ईद के बाद तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने और एहतजाज करने का ऐलान कर चुकी है और बैरिस्टर गौहर ने गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई पार्टी के पैटर्न इन चीफ बन गए हैं। बानी पीटीआई ने कहा है कि एहतजाजी तहरीक को वो खुद लीड करेंगे। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नेंस के मामलात पर फोकस करेंगे। खान साहब लचक का मुजाहरा कर चुके हैं, ये कह रहे थे बैरिस्टर गौहर साहब। बानी को पैटर्न चीफ बनने से क्या तहरीक इंसाफ मौसर एहतजाज कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और जेल से पैटर्न इन चीफ तहरीक इंसाफ कैसी हिकमत अमली बनाएंगे, इस पर हमने बात करनी है। जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान आबिद साहब, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? नहीं कैसे हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान आबिद साहब, जरा सबसे पहले मुल्क की सियासी सूरत हाल से पहले जरा देख लेते हैं पाकिस्तान जो सफारती महाज पर इस वक्त सरगर्म है और जिस तरह की एफर्ट्स की जा रही हैं और जिस तरीके से कल बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से खिताब किया गया और उन्होंने बात की, कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक सफारती जंग का आगाज़ हो गया है और दोनों तरफ से बड़ी पुरजोशियत पाई जाती है। भारत भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान भी पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने अपने नैरेटिव को आलमी दुनिया में एक्सेप्ट करवाए। अच्छा, अब पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज है जो भारत के मुकाबले में ज़्यादा इफेक्टिव है, वो ये कि पाकिस्तान ने एक नफसियाती बर्तरी जो है ना हिंदुस्तान पर हासिल की हुई है और आलमी दुनिया ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा और भारतीय मौक़िफ़ को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था पहलगाम वाक़े के बाद। और जिस तरह से भारत एक्सपेक्ट कर रहा था कि सफारती दुनिया में हमें सपोर्ट मिलेगी, वो नहीं मिली। तो इसलिए पाकिस्तान के पास इस वक्त एज है। अगर पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर और मौसर तरीके से अपने कार्ड खेले और सिर्फ एक वफद तक भरोसा ना करे, कई वफद बनाए, साबिक वज़राए ख़ारजा का, साबिक वज़राए सेक्रेटरी ख़ारजा का, दीगर पार्लिमानी ग्रुप्स का, उसमें अपोजिशन के लोग भी शामिल हों, इंटेलेक्चुअल एकेडमिक्स भी शामिल हों और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने नैरेटिव को पेश करें, तो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा स्पेस है। नंबर 1, सिर्फ ये कह देना कि पार्लिमानी अफराद के 4-5 लोग जाकर ये सारा काम कर लेंगे, ये मुश्किल काम है। अच्छा। इसी तरह से आज की दुनिया में जहाँ सिविल डिप्लोमेसी है, वहीं मिलिट्री डिप्लोमेसी की भी अहमियत है। आप देखिए, हिंदुस्तान मिलिट्री डिप्लोमेसी के अंदर भी जा रहा है, तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको भी जाकर अपना एक रोल प्ले करना होगा इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में। फिर एक बड़ी वॉर जो है ना वो मीडिया के महाज पर लड़ी जाती है, तो मीडिया के महाज पर हमारे पास तो कोई इंटरनेशनल मीडिया है नहीं उस तरह से। हम तो सिर्फ उर्दू मीडिया के ऊपर बेस करते हैं, तो हमें खास तौर पर इंटरनेशनल मीडिया में अपने मौक़िफ़ को उजागर करने के लिए एक बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा, इसलिए कि नैरेटिव की लड़ाई मीडिया के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। फिर इसी तरीके से डिजिटल मीडिया जो आजकल एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, उसमें हम किस तरह से अपना चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो इसलिए आप एक लेवल नहीं है कि सिर्फ पार्लिमानी वफद के कॉन्टेक्स्ट में, आपको डिफरेंट लेवल के ऊपर, डिफरेंट महाज के ऊपर अपनी ये इनिंग्स खेलनी है सफारती जंग में और ख़ास तौर पर भारत पर यह बर्तरी हासिल करनी है। और ये जो हम कहते रहे ना कि हमारे पास शवाहिद हैं हिंदुस्तान बलूचिस्तान में और TTP के कॉन्टेक्स्ट में, तो अब ये मौका आ गया कि हम इंटरनेशनल दुनिया को रियलाइज़ कराएं और ख़ास तौर पे जिस तरह से कश्मीर का इशू हाईलाइट हुआ है, कश्मीर के इशू के ऊपर हमें एक इफेक्टिव रोल प्ले करना है, क्योंकि इंडिया इस वक्त सबसे ज़्यादा नाराज़ है डोनाल्ड ट्रंप से कि उसने कश्मीर का इशू क्यों उठाया, क्यों सालसी की पेशकश की। और हमें जो एक एज मिला है, यानी इंटरनेशनल दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर ताल्लुकात को मौसर बनाना है तो ये कश्मीर के मसले के हल के बगैर नहीं हो सकेगा। तो ये जो एडवांटेज पाकिस्तान को मिला है, इससे अगर हम फ़ायदा उठा लें तो मुझे लगता है
था कि हम एक स्पेस क्रिएट करने की पोजीशन में आ जाएंगे डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर, और यही भारत के ऊपर हमारी एक बर्तरी का पहलू हो। तो सलमान साहब वाकई ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको यूटिलाइज करना चाहिए और जितना कर सके तो सफारती महाज ही उसके लिए बेहतरीन है, क्योंकि अब तो ना सिर्फ भारत पे बाहर से प्रेशर है बल्कि अंदर से भी बहुत। राहुल गांधी भी जो है वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि ट्रंप की कॉल आई, उन्होंने कहा कि नरेंद्र सरेंडर। तो इसके अलावा ये भी देखिए कि मीडिया के हवाले से बड़ा एक जो है ना तशवीशनाक बात सामने आ रही है कि एआई का इस्तेमाल करके जो लोग अपनी सर्च कर रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है। देखिए ये जो फेक न्यूज़ का जो कॉन्टेक्स्ट है ये तो पूरी इंटरनेशनल दुनिया का मसला है, एक बड़ी बात तो ये, और ये होगा। लेकिन इसी के मुकाबले में आपको फेक न्यूज़ के मुकाबले में जो सच है वो भी पेश करना है। तो इसलिए आपका जितना एविडेंस स्ट्रांग होगा, देखिए ना हिंदुस्तान ने फेक न्यूज़ की बुनियाद के ऊपर एक मीडिया के अंदर हिजानी कैफियत पैदा की पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान, लेकिन उसको शिकस्त हुई, उसकी वो फेक न्यूज़ नहीं चल सकी। उसकी वजह यह कि उसमें जान नहीं थी, उसमें पोटेंशियल नहीं था, उसमें मीनिंगफुलनेस नहीं थी। तो इसलिए आपको फेक न्यूज़ का मुकाबला करना है तो आपको अपने मौक़िफ़ के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर जान पैदा करनी पड़ेगी, उसमें एविडेंस पेश करना पड़ेगा। तो यही एक तरीका कार है कि आपका जो अल्टरनेटिव नैरेटिव है वो ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। एक बात ट्रूथ प्रिवेल्स, लेकिन जो इनिशियल डैमेज है वो तो वो कर जाता है। देखिए वो कर जाता है, लेकिन ये कि इनिशियल डैमेज जो है ना उसको फिर सस्टेन करने के लिए आपको एक अल्टरनेटिव मॉडल पैदा करना पड़ेगा। वही हमारे पास चॉइस है और हमारे पास चॉइस कोई नहीं है यानी इसके अलावा। अब देखिए ना पहलगाम के वाक़े के ऊपर जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुलव्वस है, उसमें पूरा प्रोपेगेंडा किया। जब वो सफारती महाज पे गए और उन्होंने सफीरों को ब्रीफिंग दी तो उन्होंने पूछा कि एविडेंस कहाँ है, तो एविडेंस तो नहीं थे, तो वही पाकिस्तान को एज मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी इंटरनेशनल दुनिया में जो फेक न्यूज़ का मुकाबला है उसका वाहिद हल यही है कि आप अपना सच जो है ज्यादा जानदार तरीके से, ज्यादा शवाहिद के साथ, दलील के साथ, मंतक के साथ पेश करें तो वो अपने आप को सस्टेन करता है। दुरुस्त, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि अब ये जो जमीनी जंग है वो खत्म हो गई, अब नैरेटिव की जंग चल रही है और उसमें आपने अपने आप को कैसे आप प्रेजेंट करते हैं वो जरूरी है। ये तो हो गई इस हमारे सब इंटरनेशनल इशू पर जो हमने बात कर ली है। जरा मुल्की जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी नजर डालते हैं। एक महाज तो हुकूमत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खोलने के लिए जा रही है, क्या टफ टाइम दे पाएगी? एक और तहरीक की बात की जा रही है और खसूसी तौर पर मेरा सवाल है वो ये है कि खान साहब को क्यों जरूरत पेश आई कि वो जेल से खुद को पार्टी का पैटर्न चीफ जो है वो मुकर्रर कर रहे हैं और उन्होंने अपने आप को वो डिक्लेयर किया है? देखिए पहली बदकिस्मती तो ये है कि जो मैंने पहले भी कहा था कि जो जंग बंदी हुई थी उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी पॉलिटिकल सीज फायर होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं। आइडियल सिचुएशन, हाँ वो आइडियल सिचुएशन थी, लेकिन वो नहीं हो सका। अब उसमें कसूर सिर्फ पीटीआई का नहीं है, उसमें हुकूमत भी है, एस्टैब्लिशमेंट भी है, क्योंकि जब तक आप गिव एंड टेक नहीं करते मामला हल नहीं होता। तो लगता यह है कि जैसे पीटीआई को कोई पॉलिटिकल स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, एक बात। और उसका रिएक्शन यह है कि आपने देखा कि बानी पीटीआई जो है वो एक बड़ी एहतजाजी तहरीक की बात कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो है उनको ये भी पता था कि उनकी पार्टी के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो डबल विकेट पे खेल रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी हैं, उनके साथ भी हैं, एस्टैब्लिशमेंट के एजेंडे के ऊपर बात भी करते हैं। और कल उन्होंने कहा कि वो जो डॉक्टरों का एक वफद आना था वो दूसरी दफ़ा जब मिलने आया तो मैंने मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जो एजेंडा लेकर आते हैं वो वही एजेंडा है जो पीटीआई के अंदर प्रो एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी पेश करते हैं कि आप कंप्रोमाइज़ करें, आपको समझौता करना पड़ेगा, और उन्होंने कहा मैं उसके लिए तैयार नहीं। अब मसला ये था कि ये अली अमीन गंडापुर को वापस महदूद कर दिया गया कि आप अपने गवर्नेंस के इशूज़ पे देखें, क्योंकि उन्होंने जो पिछली दफ़ा जो रोल प्ले किया था उससे पार्टी के अंदर काफ़ी इंतशार पैदा हुआ। क्योंकि वो लोगों को इकट्ठा नहीं कर सके और वो डबल विकेट पे खेल रहे थे। बैरिस्टर गोहर के बारे में भी कहा जाता है कि वो डबल विकेट पे खेल रहे थे, से उनको सिर्फ गवर्नेंस तक महदूद कर दिया गया। अब उनका कोई रोल तहरीक के अंदर नहीं है। अब आतिफ खान वगैरह बाकी लोग जो है वो ज़्यादा उसमें रोल प्ले करेंगे, जुनैद अकबर जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे। अच्छा, अब जो बानी पीटीआई थे वो तो बनना चाह रहे थे बैरिस्टर गोहर को हटाकर चेयरमैन, लेकिन उनको फिर बताया गया कि टेक्निकली ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस वक्त उनका केस अदालत में है इंटर पार्टी इलेक्शन का। और पहले भी जो हमने सलमान अकरम राजा को और बाकी लोगों को जो नए उहदेदार दिए हैं उनका नोटिफिकेशन नहीं किया हुआ, क्योंकि हमारे पार्टी इंतखाबात नहीं हुए। तो इसलिए अगर आप इस तरफ जाएंगे तो दोबारा वो एक और इशू क्रिएट हो जाएगा और वो टेक्निकली हम लीगल ग्राउंड के अंदर कमजोर विकेट में होंगे। अब उसमें ये एक नुमाइशी ओहदा होता है, इसको आपने क्रिएट किया है पैटर्न चीफ, ये कोई उस तरह से ओहदा नहीं होता पार्टी के अंदर, लेकिन ये आपने बना दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बानी पीटीआई ही पीटीआई को लीड करेंगे। कोई और मुतबादल क़यादत का जो तस्वर हम निकालते रहे हैं माजी में, बेनज़ीर भुट्टो के मुकाबले में कोई और क़यादत कर ले, नवाज शरीफ के मुकाबले में कोई और क़यादत कर ले, फलां के मुकाबले में कोई और क़यादत कर ले, वो चलने वाला नहीं है। बानी पीटीआई है, बानी पीटीआई के साथ ही बातचीत होगी। बानी पीटीआई पार्टी को लीड कर रहे हैं, वही मैटर करते हैं, वही अहमियत रखते हैं, वो उन्होंने अपने आप को रख लिया और उन्होंने कह दिया कि मैं ही सबसे आला हूँ और जो कुछ भी पार्टी के फैसले होंगे
वो मैं ही करूँगा। फैसले भी। और सलमान साहब ये भी बताएगा कि इससे अगर तहरीक चलाई जाती है, अब जब बानी पीटीआई के ऑर्डर्स होंगे कि बाहर निकलना है, एहतजाज करना है, तो उससे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है या सपोर्टर्स है वो फिर क्या बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे? क्योंकि अब तो लीड ही समझा यही जाएगा कि बानी पीटीआई खुद कर रहे हैं जेल से। देखिए, पहली बात तो है कि वो खुद तो लीड नहीं कर सकते, वो तो बस एक मशवरा दे सकते हैं, लोगों को निकलने का पैगाम दे सकते हैं, वो खुद तो बाहर नहीं निकल सकते। निकलना तो है पार्टी की लीडरशिप ने लोगों को निकालना होता है, और जब तक पार्टी मोबिलाइज ना हो क्यादत के तौर पर, तो वो वोटर्स का सपोर्टर्स को बाहर नहीं निकाल पाती। अब यहाँ मसला ये है कि जो पार्टी के लोग हैं वो बिल्कुल डिफरेंट जगह पे खड़े हैं। इसीलिए बानी पीटीआई ने कहा कि जो लोग पार्टी ओहदेदार हैं वो समझते हैं कि वो पार्टी क्यादत नहीं कर सकते, अच्छा, और मुजामत की मूवमेंट नहीं कर सकते, तो वो विड्रॉ कर लें ताकि उनकी जगह कोई मुतबादल लोग आए। तो मुझे ये लगता है कि बानी पीटीआई के जहन में तो ये है कि एक बड़ी तहरीक चलाई जाए, लेकिन वो तहरीक चलाने के लिए पीटीआई के अंदर वो कितना पोटेंशियल है उनकी लीडरशिप के अंदर, वो एक इम्तिहान है। उनका वोटर और सपोर्टर जो पिछले 2 साल से एहतजाजी सियासत का हिस्सा है, क्या वो बाहर निकलने के लिए तैयार होगा? 26 नवंबर जी, के बाद वो बाहर निकलने के लिए तैयार होगा, क्योंकि आपने देखा कि वोटर तो फिर भी बाहर निकला, सपोर्टर तो बाहर निकले, लेकिन लीडरशिप गायब हो गई। अली अमीन गंडापुर मंजर से गायब हो गए, बाकी लोग नजर नहीं आए, MP MNA नजर नहीं आए, तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन पार्टी के लोगों के अंदर पाई जाती है। तीसरा ये कि कितनी स्पेस देगी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, अगर कोई एहतजाजी तहरीक को चलाना चाहता है तो क्या उसको ताकत के जरिए कुचला जाएगा, क्या ये सियासी हक तस्लीम किया जाएगा? ये सवालात भी अपनी जगह है। और फिर ये जो कहा जा रहा था कि शायद एक सीज फायर होगा तो एक पॉलिटिकल रास्ता निकाला जाएगा, वो तो उसका तो इम्कान हमें खत्म नजर आ रहा है। और हमने समरियाल के इलेक्शन में भी देख लिया कि वो टेंशन जो है, जो पीटीआई वर्सेस अपना एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत है, वो बदस्तूर बरकरार है। और ये मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान और इंडिया का जो खतरा है, उसके अंदर रहते हुए ये जो नई पॉलिटिकल टेंशन पाकिस्तान के अंदर दोबारा एक नए सिरे से उभर रही है, एक बड़ी तहरीक के नतीजे में, वो तहरीक बनती है नहीं बनती है, लेकिन एक पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन जो है वो बहरहाल बरकरार रहेगी, और एक डेडलॉक बरकरार रहेगा हुकूमत के दरमियान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान और पीटीआई के दरमियान। फिर आखिरी सवाल ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब ये कहते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं, बानी ने तमाम दरवाजे उसके बंद कर दिए, सिर्फ एक दरवाज़ा खोला है और वो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए। लेकिन अगर इसी दरवाजे के बारे में सोचा जाए और उसका रास्ता जो है वो हुकूमत के जरिए ही होकर आए, तो क्यों नहीं हुकूमत के लिए दरवाजे खोले जा रहे? बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। जब बातचीत ही या फैसले की ताकत ही किसी एक के पास है, तो मैं निचले दरवाजे क्यों इस्तेमाल करूं? और ये कोई पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में आज जो हुकूमत है और जो उनके इत्तेहादी हैं, वो भी वही दरवाजा इस्तेमाल करते रहे मुज़ाकरात के लिए। तो ये कोई नई चीज नहीं हो रही। और दूसरी बात यह है कि जो बानी पीटीआई हैं वो तो इस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते, इनके मैंडेट को तस्लीम नहीं करते, इसको जाली इंतखाबात कहते हैं। इसलिए उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि वो इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात उन्हीं से करेंगे जिनके पास इख्तियार है। अब वो ये कहते हैं कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो हुकूमत का रास्ता इख्तियार करें, ये डेडलॉक है ना। और ये भी आपको मालूम है कि पसे पर्दा कोई ना कोई बातचीत चल भी रही है, और उन्हीं लोगों के दरमियान चल रही है जिनके दरमियान बानी पीटीआई कहते हैं, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकल रहा। तो इसलिए मुझे लगता ही है कि हतमी तौर पे जब भी मुज़ाकरात होंगे और किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, वो बानी पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में सामने कुछ चीज़ें सामने आएंगी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है, और जो सियासी सूरत हाल है मुल्की और जो सफारती महाज पर पाकिस्तान सरगर्म है, उस सारे इशू को हमने डिस्कस किया है, उस पर डिस्कशन हुई है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म से बताया यही जा रहा है, जिस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो कामयाब हो पाती हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। भी हम जाते हैं एक ब्रेक पर, कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक। ईद की आमद है और मनासिक हज का भी आगाज़ हो चुका है, और इसके साथ साथ उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तमाम तर जो शॉपिंग है वो कर चुके होंगे, और उसके साथ साथ अपनी मतलब का जानवर भी खरीद चुके होंगे। और बकरा मंडियों में इस वक्त रश लगा हुआ है, लोग जो है भाव ताव में मसरूफ़ हैं और आसमान से बातें कर रही हैं कीमतें। कुछ लोग तो चांद रात तक का भी इंतजार करेंगे। तो चलिए चलकर देखते हैं सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफैरा फैज़ लाहौर की बकरा मंडी में मौजूद है और वहाँ के अहवाल बता रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बकरा मंडी में, जहाँ पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त इस वक्त बहुत अरूज पर है। जिस मंडी में मैं मौजूद हूँ, ये पंजाब हुकूमत की जानिब से मॉडल मंडी जो है उसका इनेकाद किया गया है। ये एक नया मॉडल है, तो आपको दिखाएंगे कि इस मॉडल मंडी में किस किस तरह की सहूलियात ना सिर्फ गाहक के लिए हैं, बल्कि जो बेचने वाले हैं, जो अपने जानवरों को दूर दराज से लेकर आए हैं, उनको किस किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो आइए चलते हैं, आपको विजिट कराते हैं और दिखाते हैं इस मंडी की रौनकें।
अप्रिशिएट करना चाहूँगी, पंजाब हुकूमत की जानिब से इन मॉडल मंडियों का जो है वो आगाज़ किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शटल सर्विस है जो आपको पार्किंग से लेकर आपको मंडी तक जो है वो ईजीली लेकर जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अभी आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि इस मंडी में किस किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ शेख हसन साहब मौजूद हैं, तर्जुमान हैं पंजाब कैटल मार्केट के। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। मुझे ये बताएं, जो रिवायती मंडियां हम अपने बचपन से देखते आए हैं और ये जो एक मॉडल मंडी है, इसमें क्या फ़र्क है? रिवायती मंडियों में सिर्फ टेंट्स होते हैं, पानी की खुलियाँ होती हैं और कह लें कि कोई लाइट का बंदोबस्त नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे शेड्स प्रोवाइड किए गए हैं, लाइटिंग का बंदोबस्त है, पानी की फैसिलिटीज़ है, 50,000 गैलन का वाटर है टैंक है सर। और ये चूँकि पंजाब की बड़ी मंडियों में इसका शुमार होता है और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में व्यापारी हर बुध को आते हैं और मंगल की शाम को आना शुरू हो जाते हैं। उनके लिए हमने यहाँ पे डॉर्मेट्री रखी है, यहाँ पे आके वो क़याम ताम कर सकते हैं, रह सकते हैं और सुबह अपना जानवर बेच सकते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो मंडी है इसमें जानवरों की कितनी कैपेसिटी है और इस वक्त कितने जानवर इस मंडी में मौजूद? इसके अंदर जो कैपेसिटी की बात की जाए तो 20 से 25,000 बड़ा जानवर आ सकता है और 1.5 लाख के करीब छोटा जानवर आ सकता है। ये 74 एकड़ पे मंडी है और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का मकसद यही होता है कि आप सिक्योर माहौल फराहम कर सकें। चारों तरफ बाउंड्री वॉल्स हैं और गेटेड कम्युनिटी की तरह 2 गेट दिए गए हैं जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं। अच्छा, इस वक्त जिस शटल में हम मौजूद हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि बड़ा एक ये एहसन इक़दाम है जो मरियम नवाज साहिबा की तरफ से लिया गया है। मुझे बताएं, क्या ये शटल सर्विस जो है वो सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए है या आम लोग जो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? नहीं मैडम, ये तो शटल सर्विस 10 रोज़ तक हमने इसको चला रहे हैं। गर्मी का मौसम है, आपको पता है, धूप है, लेकिन ये एक मजहबी फरीज़ा है जिसमें आप कह लें कि सभी लोग घर के मंडियों का रुख करते हैं, जिसमें बच्चे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, ख़वातीन होती हैं। तो हमें एहसास है कि इस गर्मी में वो जब आते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, तो हमने ये शटल सर्विस उन ख़वातीन और बुज़ुर्ग लोगों के लिए शुरू की है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं अभी देख रही थी दूर से नोट गिने जा रहे थे, तो कितने का पड़ा जानवर आपको? अभी तो रेट ही नहीं बन रहा क्योंकि रेट तो मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई है। क्या रेट चल रहा है यहाँ पे? जो पहले जो होता था जानवर 2 वाला वो इस टाइम 375 से भी अबव है। अच्छा, जब घर से निकले थे क्या आप बजट सोच के निकले थे कि इतने तक में हो जाएगा? बजट सोच के ही निकले थे। बजट हमारा तकरीबन 2.5 तक हमें अच्छा जानवर मिल जाए तो ले लेंगे। ठीक है, तो अभी कोई पसंद आया जानवर? पसंद तो बहुत आया मगर रेट नहीं बन रहे। रेट नहीं बन रहा। अच्छा, अगर मैं आपसे यहाँ के इंतजामात के बारे में पूछूं, पहली दफ़ा इस तरह की मॉडल मंडियाँ जो है वो लगाई गई हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? इंतजामात तो इस दफ़ा बहुत अच्छे हैं, बट ये है कि यहाँ पे जो व्यापारियों को पानी का बड़ा मसला है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, इस वजह से भी वो रेट भी बढ़ा रहे हैं। गुड लक जी। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम आपको इस मंडी का सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन जानवर दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो माशाल्लाह बोल दें, और ये जानवर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, इसकी कीमत भी पता करते हैं और ये भी जानते हैं ये खाता क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने इसको पाला है, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि इसकी उम्र कितनी है अब? इसकी उम्र 4 साल है। 4 साल है, ठीक है। तो क्या खाता है ये? इसकी खुराक में क्या क्या चीजें? चारे में खुराक और दूध भी पीता है। दूध भी पीता है? दूध पीता और चारा खाता है। देसी घी खाता है कुछ? देसी घी खाता है? देसी घी भी खाता है। बादाम खाता है? नहीं, बादाम नहीं खाता। पिस्ते खाता है? नहीं, ये चीजें नहीं खाता है। दूध पीता है और चारा खाता है। कितने प्यार से आपने अपने इस जानवर को पाला है? जैसे हमने बच्चे पालते हैं ऐसे इसको पाला है हमने। अरे वाह। इस वक्त जो है इस जानवर की क्या कीमत आप मांग रहे हैं और इसका वजन कितना है? इसकी डिमांड है 35 लाख रुपया। इसका जिंदा वजन है 43 मन। कितना मैक्सिमम आप कर देंगे और ये जानवर जो है इस दफा ईद पर अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएगा? अगर हमारे राउंड में आ गया ना कोई 20 लाख तक तो हम इसको फरोख्त कर देंगे। डिमांड तो हमारी 35 लाख है। मतलब 35 से 20 कर देंगे आप? 20 कर देंगे। तो व्यूअर्स, ये इस वक्त इस मंडी का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा जानवर है, ये इनका दावा है और ये कह रहे हैं कि ये 35 लाख इस जानवर की डिमांड कह रहे हैं।
लेकिन कम से कम करते करते ये 20 लाख तक इस जानवर को फरोख्त कर देंगे अगर कोई वाकई में सीरियस कस्टमर इनके पास आता है, क्योंकि ये खुद भी अब चाहते हैं कि इस साल ईद कुर्बान पर ये जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान हो। अभी हम आगे चलते हैं, मंडी का मजीद विजिट करते हैं, आपको बकरे भी दिखाते हैं और बताते हैं कि बकरों के क्या रेट हैं। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? अमीन। अमीन, मुझे ये बताएं कि किस तरह की मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप अपने जानवर लेकर आए हैं। बात यही है कि ना तो कोई पानी है, जे सवेरे 10 मिनट चलता सारा दिन बंद, जे रात ਨੂੰ 4 लाइटा जगाਉਂਦੇ झमक्के लवाई ਜਾਂਦੇ हवा यारी लत्थी खली है, डंगर विकते नहीं पे। शेड के अंदर हमें बकायदा पानी का इंतजाम नजर आ रहा है, टूटियां लगी हैं, आपकी फिर भी शिकायत है? कोई पानी नहीं है, जा देखो बंद खलियां, वाल ताला लगा हुआ बकायदा। मुझे बताएं कि फिर क्या हल है इसका? आप लोगों ने यही है कि उन्हें पानी चलाओ डांग नाल, और किवें चलना पानी चलना चाहिए, रजिए नहाइए धोइए साफ हो जाए, वाला जबा जबा कटा आया पिया। यहाँ पर जो लोग दूर दूर से अपने जानवरों को लेकर आए हैं वो खुश नहीं है, उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना है, और ख़ास तौर पर जो बुनियादी ज़रूरियात हैं जिसमें पानी सबसे अहम है। हम सब ये जानते हैं कि इस वक्त पंजाब में गर्मी की एक शदीद लहर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर पानी का इंतज़ाम नहीं है, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जो बेज़बान जानवर हैं जो इस वक्त ईद कुर्बान पर अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए इन मंडियों में लाए गए हैं, उनके लिए भी पानी का इंतज़ाम नहीं है। आगे चलते हैं, लोगों से मज़ीद बात करते हैं। जी वालेकुम सलाम। आपके हाथ में पर्ची है, मुझे ये पर्ची दिखाएं और मुझे बताएं कि एक जानवर का ये अंदर एंट्री का कितना चार्ज कर रहे हैं आपसे? चार्जिंग उधर बोर्ड लगा हुआ है 500 रुपये का। ठीक है, ठीक है। ये शहरी ये करते हैं कि ये एक 5 जानवर है ना, 5 की 2500 रुपया पर्ची दे दी, ठीक है, 2500 ले लिया, फिर ये पर्ची देते थे। अच्छा, 2500 की एक और पर्ची दे रहे हैं? ये और एक पर्ची दे रहे हैं, डंगर 5 ही है लेकिन अलग-अलग दे रहे हैं। 2500 की ये छोटी पर्ची दे रहे हैं, 2500 की बड़ी पर्ची दे रहे हैं। तो आप लोग उनसे सवाल नहीं करते कि यहाँ पर जो रेट लिस्ट मौजूद है ये 500 रुपए फी जानवर एंट्री है, लेकिन ये 1000 रुपए क्यों चार्ज कर रहे हैं? वो उससे बात किया, वो कह रहे नहीं मुनासिब लगता तो वापस ले जाएं, चले जाएं, बदतमीजी करते हैं उधर। इस वक्त हम मॉडल मंडी के मॉडल शेड्स के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर डिफरेंट कैटल फॉर्म्स हैं जिनके यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है इनको। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हुकूमत ने क्या कोई रेट्स अंदर फाइनल किए हैं? जी हुकूमत ने रेट्स फाइनल किए हुए हैं और वो डिफरेंट है हर कैटेगरी। यहाँ पे कैटेगरीज हैं बाड़े की ना, एक 30 बाई 35 साइज़ है, 30 बाई 80 है, कोई 2 लाख का है, कोई 2.5 लाख का, इस तरह डिफरेंट रेट्स हैं हर बाड़े। अच्छा, ये जो 2 से 2.5 लाख के जो रेट है इसके अंदर फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड करी है? फैसिलिटी सबसे बड़ा ये शेड इन्होंने बनाया है, ठीक है, ये हीट प्रूफ शेड है, कोई इसमें यानी कि गर्मी नहीं है, पानी की फैसिलिटी भी है। थोड़ी सी कोताहियाँ हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता भी इन्होंने न्यू बनाया है, तो ये इंशाल्लाह सेटल हो जाएंगे विद टाइम, ये बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा, आपकी नज़र में कौन सी ऐसी 2 से 3 चीज़ें हैं जिनकी आपको कमी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है यहाँ पे? कमी यहाँ पे एक तो ये सफाई है थोड़ी सी, ठीक है, ये तो शायद बेहतर करनी चाहिए इनको। दूसरा आप कह लें कि पानी बेहतर था, वो कम हो गया, बस ये 2 कमियाँ हैं, उसके अलावा मुझे मजीद कोई लगती नहीं है। इसके अलावा आप सेटिस्फाई हैं? जी सेटिस्फाइड। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्योंकि आप कराची से आए हैं और आप पंजाबी मेहमान भी हैं, तो क्या बुनियादी फ़र्क है कराची और लाहौर की मंडियों में? लाहौर और कराची में बहुत फ़र्क है। कराची की मंडी जो है वो बेसिक एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, और उसके बाद लाहौर की जो है ये एक डिफरेंट टाइप की है। कराची में जो सस्ता जानवर है वो कम से कम 2.5 मिलियन का है, 2.5 मिलियन का, जो लोग शौक से लेते हैं। यहाँ पे ज़रा थोड़ी कैटेगरी लो है, लोग 2-3 लाख से शुरू होते हैं, 7-8 लाख तक जाते हैं, ये फ़र्क है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। क्या बहस चल रही है आपके यहाँ पे? बहस तो यही चल रही है, कोई 2 घंटे से हम घूम रहे हैं। अच्छा। जो हम रेट लगा रहे हैं वो रेट ही नहीं दे रहे। अब इसका रेट मुझे 5.5 लाख मांग रहे हैं। 5.5 लाख हम इनको कह रहे हैं 2.5 का दे दो, 2.5 नहीं लास्ट 3 कर लो, नहीं मान रहे। क्या करे, जो पहले मंडी थी तब और दी, अब देखो ना, हर जानवर इतना इतना महंगा, हम तो खुद हमें परेशान हो गए, ये क्या हो गया? क्या रेट है भाई? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या रेट है? क्या रेट है? 3,80,000। आप कितने का देना फाइनल? आपने फाइनल 370। आपने कितने का लेना है? हम का इनको 3 का लेना है? 3 का दे दो यार। नहीं भाई, 3-5 का दे दो। 3-10 करवा दें, सिर्फ आप 3-10 का करवा दें आप। 3-10 करा दो भाई। नहीं होगा भाई, नहीं होगा। ये लेने वाले नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? 3-10 कर
310 पे फाइनल कर दे। ये जी हमने डील बनवा दी है इनकी 370 ये मांग रहे थे और हमने 310 में इनकी ये रेट जो है वो फाइनल कराया और डील बना दी है। खुश हैं आप लोग? ये ले जी। इस वक्त हमारे साथ एक बड़ा स्पेशल किस्म का बकरा मौजूद है जिसका नाम है बबलू। अब इनके मालिक से पूछते हैं इस बबलू का रेट क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे ये बताएं सबसे पहले तो बबलू क्यों रखा है इसका नाम? इतना खूबसूरत ये बकरा है। ये पूरा 2 साल पाला है जिसको, इसलिए इसका नाम बबलू रखा है जी। खिलाया क्या है बबलू को? इसको दूध पिलाते हैं और गंदम देते हैं और चने खिलाते हैं। तो रेट क्या मांग रहे हैं आप? क्या डिमांड है आपकी? 6.5 लाख जी। 6.5 लाख? जी जी। एक बकरे का? जी जी। तो बंदा वैड़ा ना ले ले? जी वैड़ा ले ले, वो तो आपकी मर्जी है ना। कोई रियायत करेंगे या बस बंदा वहाँ से बबलू को देखे और वापस चले जाए? वो तो जब कस्टमर आएगा उसलिए कर। मैं लेने के लिए आई हूँ, बताएं कितने का देंगे? 3.25 हो जाएगा। बेचने वाली बात करें? बेचने वाली बात है जी। मैं रेट लगाऊं? लगाओ जी आप। 1.5 का दे दें। नहीं होता जी। 1.5 लाख इसकी कान है। 1.5 लाख की कान है जी। एक एक चीज करके बेचेंगे आप लोग इसकी? जबरदस्त जी, बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत आपका बकरा है। ईद कुर्बान का असल पैगाम सिर्फ कुर्बानी नहीं बल्कि ये पैगाम है खलूस का, मोहब्बत का और इसार का। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस साल आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। जिस तरह से आपको पता है कि गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं स्कूलों में और इन्हीं दिनों में जो हमारी ट्रैवलिंग है वो शुरू हो जाती है और बच्चों को वेकेशंस के लिए कहीं ना कहीं जाना होता है। तो उसमें अगर आप 15 जून से पहले वेकेशंस के लिए कहीं जा रहे हैं तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर जनाब मोटरवे टोल टैक्स में इजाफा कर दिया गया है और नॉन एम टैग और कम बैलेंस वाली जो गाड़ियाँ हैं उन पर 50% इजाफी जो टोल चार्जेस हैं वो नाफिज कर दिए गए हैं। इजाफी टोल चार्जेस 15 जून से लागू होंगे और इस्लामाबाद ता लाहौर मोटरवे पर जो कार का नया टोल है वो 1800 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। इसके साथ साथ लाहौर ता अब्दुल हकीम M3 कार के लिए नया टोल टैक्स 1200 रुपये मुकर्रर है। पिंडी भटियां ता मुल्तान M4 के लिए नया टोल टैक्स 1600 रुपये मुकर्रर कर दिया है। बिल्कुल, और इसी हवाले से अब आप देख लीजिए कि कोई ना कोई तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए टैक्सेस आयद कर दिए जाते हैं और आपको वो टैक्स अदा करने हैं। तो इसलिए तैयार रहिएगा, अपने सफ़र से पहले अपनी जेब भर कर जाइएगा। हाँ। और अगर आपके पास एम टैग नहीं है तो वो लगवा लीजिएगा। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। चलिए चलते हैं सुबह सवेरे सिरन किनारे। टॉप ऑफ द आवर है तो ये सेगमेंट सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं हमारे लिए भी बहुत ही खुशनुमा होता है। सुबह सुबह उठते हैं, अच्छे मनाजिर देखने को मिलते हैं। वकार भाई जो है हमें जला रहे होते हैं, कभी किसी पानी के किनारे खड़े हैं, कभी किसी सब्जे में खड़े हैं। तो आज चल कर देखते हैं कि वो कहाँ मौजूद हैं। आप इनकी जुबान समझते हैं भैंसों की? आइडिया हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा जी, क्या कह रही थी? इसने यहाँ तो बच्चे को कह रही थी कि चलो क्रॉस करो दरिया, ये भी, और जो आगे आगे जा रही थी उसने किसी दूसरे को देखा, उसको बुला रही थी, उसके पास जाने की बात हो। और वो बच्चा बड़ा मज़े से क्रॉस कर रहे हैं जी। बहुत खूबसूरत बच्चा बिल्कुल वालिदा को, अपनी को, अम्मा हुजूर को जो है ना वो फॉलो करते रहता है। सुबह सवेरे सरन किनारे अगली एपिसोड में बहुत खुशामदीद। यहाँ पे अभी हम जैसे कि आपको मालूम है कि दरिया सरन के किनारे हम सफ़र कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पे पनचक्की है, पानी, यहाँ पे वाटर जो चैनल्स हैं वो बड़े मज़े के हैं। ये जो आपाशी का निज़ाम है ये दरिया सरन में बड़ा मुतासिर कौन है। 2 तरह के हैं यहाँ पे आपाशी के निज़ाम है। एक ये वाला है जो पंचक्की के साथ के लिए होता है, जहाँ पर पानी का लेवल बाकी ज़मीन के साथ हो वहाँ से थोड़ा सा पानी मोड़ लेता है, फिर वो साथ साथ चलता है, किसी ऊंची जगह से उसको गिरा कर आगे पंचक्की बनाई जाती है। ओके। और एक दूसरा है आपाशी का जो खेती बाड़ी के लिए होता है, वो तो बहुत सोफिस्टिकेटेड बना हुआ है अंग्रेज़ दौर का। तो चलें सफ़र जारी रखें दरिया सरन के किनारे। पिछली एपिसोड में हमें रसबेरी मिली थी और इस दफ़ा हो सकता है कि और सरप्राइज़ मिले। ये सारे सरप्राइजेस वो हैं जो पैदल चलने वालों को मिलते हैं। रसबेरी के बारे में एक ख़ास बात ये है कि उसको गुराचे कहते हैं। गुराचे कहते हैं ये लोकल ज़ुबान में, लेकिन उसका जो क्रंच था, उसका जो मिठास थी, उसका जो मतलब अगर उसका कुछ जैम या कुछ तरह बन सकता, क्या बात है। तो चलें प्लीज़।
इतनी जड़ी बूटियाँ, इतना फूल हैं कि मेरे ख्याल में उस ऐप के साथ आना चाहिए। जिनमें ये डिटेल्स होती हैं कि ये कौन सा है, ये ज़रूरी है। वैसे हम लोगों को मकामी भी बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता, ये हम कह देते हैं जंगली है, बस पता नहीं होता कि ये कौन सा चीज़। इतना तनव्वु है, फूलों में इतना तनव्वु है और जड़ी बूटियों में, और मतलब क्या जी। ये देखें सफ़ेद पुदीना, मैंने रस्ते से बहुत अच्छी खुशबू इसकी मिंट की। अच्छा, ये मैं तो एक पत्ता ले लूँगी अब आप। खुशबू इसकी। अच्छा, इसको सफ़ेद पुदीना कहते हैं? सफ़ेद पुदीना है और ये बिल्कुल इस तरह, ये तो जी हाँ, पानी के किनारे किनारे लगा रहता है। वाह वाह, रिफ्रेशिंग। यहाँ पे जो साया है वो कितना ठंडा साया होता है, यानी किसी भी दरख्त के नीचे है, बहुत अच्छा पानी और बड़ा मज़े होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी है कि चलते चलते ना वकास भाई जो है ना मिट्टी खोलते हैं और कुछ ना कुछ बरामद कर लेते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मिट्टी खोली और एक अदद सफ़ेद पुदीना बरामद हुआ। दुआ करेंगे इनकी ना ऐसी कोई मिट्टी खुली कि कुछ खाने को बरामद हो जाए। तो मेरे ख्याल में खाने का कर लेना चाहिए ना। क्या इधर से गुजरे? ये वाले पत्थरों से ये आसानी भी है और ये है भी अच्छा है। क्लिप में आ गए। अब धूप जो है यहाँ पहाड़ों में 9 बजे 10 बजे बहुत तेज़ हो जाती है, और जो साया है वो क्या साया है, मतलब यहाँ से नहीं उठने को दिल ही नहीं कर रहा है, इतना ज़बरदस्त है। जो कुछ लफ्ज़ हम पढ़ते हैं किताबों में या सुनते हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स कुछ ख़ास जगहों पे जाकर पता चलते हैं। अंग्रेज़ी का जो एक लफ्ज़ है सेरीन, वाह वाह वाह, तो आपका क्या ख्याल है जब हम धूप से इस तरफ आए हैं साए में, कसम से सेरेनिटी का सही मफहूम यहीं मुझे तो ये लगा। मतलब ये आप सोचें कि ये पैदल सफ़र की, मतलब अगर हम बिलफर्ज हम बाई रोड जा रहे होते, ये सब मिस हो जाना था, मिस हो जाता। क्या खूबसूरत जगह हैं, इतनी खूबसूरत, और ये सब पैदल सफ़र की बरकत हैं। और यही है, पैदल सफ़र बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है ना। ये वाली भी, सेहत भी अच्छी, खाने का भी मन होता रहता है साथ साथ शदीद। कहीं ना कहीं जंगली फूल, पौधे, बूटे, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हो सकती। पेड़ तो नहीं भरते, लेकिन ठीक है, मतलब जायका उनका अच्छा, जायका आता रहता है। अब समझ नहीं आ रही, दो चीज़ों में इस वक्त मैं कंफ्यूज हूँ कि ये जो सदा आ रही है मेरे अंदर से कि शदीद भूख की, उसको फॉलो किया जाए और यहाँ से उठा जाए, या इस वक्त जहाँ पे जो ठंडक है और साथ पानी बह रहे हैं और ख़ूबसूरत ये जो दरख्त है, ये दावत दे रहा है कि यहीं पे सो जाया जाए, यानी अब नींद और भूख इसके दरमियान में हमने फैसला करना है ना। मेरा ख्याल है कि भूख पहले करके फिर सोया जाए। सही बात। सोने के लिए ऐसी जगह कहाँ मुयसर आएगी, लेकिन चलें अच्छा, ये क्या है? ये इरिगेशन के महकमे ने वो जो ज़राए आपाशी हम पढ़ते थे अपने गोद निसाबी कुतुब में, तो ये नहरी निज़ाम का एक हिस्सा है यहाँ पर। अच्छा, ये बुनियादी जो जितने भी पानी है, कोई उधर से गिर रहे हैं, कोई यहाँ से गिर रहे हैं, ये सारे पानी हैं सरन के ऊपर से डाइवर्ट करके, यानी एग्जैक्टली दरियाए सरन के पानी को मुख्तलिफ जगहों पर मैनेज किया गया है, आपाशी के लिए, पंचक्कियों के लिए, घरों के इस्तेमाल के लिए, खूबसूरती के लिए। मैंने अब तक जितने किलोमीटर सफ़र किया आपके साथ, मैंने देखा कोई एक जगह ऐसी नहीं है जो नहाने के लिए ना हो। मतलब शैलो वाटर्स हैं जी, यानी कोई डूबने का या खतरनाक नहीं है, बच्चे आगे बहुत मज़े से नहा सकते हैं। और ये कोई जगह ऐसी नहीं है जो फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा जा सकता है, बच्चों को स्विमिंग सिखाई जा सकती है। एग्जैक्टली हो सकती है। सफ़र तो जारी है, अब आगे देखें क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं सरन वैली में। अभी तक तो ये अभी हालांकि इसकी शुरुआत है, बिल्कुल यकीन कीजिए कि समझ नहीं आ रही कि मतलब इतनी खूबसूरती बिखरी पड़ी है। अभी तक हम स्ट्रीम्स के साथ चल रहे हैं, छोटे किनारों के साथ। झीलें अभी शुरू नहीं हुई, अब मैच। अच्छा, यहाँ आगे करीब कुछ झीलें हैं, ठीक है, और एक खुसूसी तौर पर मेन मेड
झील है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है। अच्छा, शाहजेब झील मशहूर है। ये जो हमारे कैमरे के पीछे 7 शाहजेब खड़े हैं नाम पे, इनका नाम हम इनके दिल रखने के लिए कहते हैं कि इनके लिए इनके साथ कुछ करना पड़ेगा ताकि उसमें मानवीयत पैदा हो कि शाहजेब झील है। ऐसा कुछ करते हैं। अच्छा, चलिए ज़बरदस्त। लेकिन ये अगले एपिसोड में करेंगे। और हमारा सफ़र जो है ये बिल्कुल जारी है और बहुत ही अच्छा सफ़र, पैदल सफ़र है मुसलसल। अगर आप दरिया के साथ चलते हैं तो एक चीज़ जो मुसलसल आपकी कानों में रस खोलती है वो है पानियों की आवाज़। फिर कुछ जड़ी बूटियाँ आती हैं, कुछ रसबरी आती हैं, कुछ इस तरह के फल आते हैं, कुछ चरवाहे आते हैं जिनसे आपकी गुफ्तगू होती है, कुछ पंचक्कियाँ हैं, उनकी अपनी कहानियाँ हैं। और मतलब क्या कहानीकार है ये जो सिरन का दरिया है। और हम मुसलसल इसकी कहानियाँ सुनते हुए अपना सफ़र जारी रखेंगे। इस तरह के वकास खान हमारे रहनुमा कह रहे हैं कि अब अगली जो हमारी मंजिल है वो बहुत जल्द आगे आने वाली है। इस तरह पैदल सफ़र करेंगे। अगली एपिसोड में हम आपको शाहजेब झील दिखाएंगे। देखते रहिए सुबह सवेरे सरन किनारे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, जिसमें कुछ नई उम्मीदें और अहम फैसले सामने आ रहे हैं। कौमी वाइट बॉल क्रिकेटर्स के लिए 3 रोज़ा हाई परफॉर्मेंस कैंप का आगाज़ हो चुका है, जहां पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी जैसे बड़े नाम भी अपनी फिटनेस और महारत को निखारने के लिए शरीक हैं। इस कैंप की क़यादत कौमी टीम के नए हेड कोच माइक हैसन कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पहली सीरीज़ में नौजवान टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए मुस्तकबिल के लिए मस्बत इशारे दिए हैं। और दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2025 में व्हाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा करने की तस्दीक कर दी है। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ का यह कहना है कि 2022 का दौरा यादगार रहा और मुस्तकबिल में भी ऐसी मजीद सीरीज का इनेकाद खुश आइंद होगा। उधर पाकिस्तान क्रिकेट के दाखिली निज़ाम में भी कुछ बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। क्या क्या तब्दीलियां की गई हैं और किस बिना पर की गई हैं, इस सब पर हमने बात करनी है और हमें ज्वाइन कर चुके हैं यूसुफ अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब ज़बरदस्त, ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइए कि जो 3 रोज़ा कैंप है, ये इसे वार्निंग की तरह देखा जाए या फिर इसे एक और मौके की तरह देखा जाए? देखिए, आप इसको एक और मौके की तरह देख सकते हैं, क्योंकि अब PSL का सीज़न ख़त्म हो गया। अब हमने आगे बढ़ना है और बांग्लादेश के साथ हमारी सीरीज़ है। 18 जुलाई को पाकिस्तान टीम ने वहाँ ढाका जाना है। वहाँ पर 20, 22 और 24 जुलाई को वहाँ पर मैचेस होंगे। उसके बाद पाकिस्तान टीम ने टूर करना है वेस्ट इंडीज़ का। यहाँ पर जो 3 T20 मैचेस हैं वो अमेरिका में खेले जाएंगे और 3 वनडे मैचेस उसकी जो मेज़बानी है वो वेस्ट इंडीज़ की सरजमीन पर होगी। तो उसके लिए एक अच्छा मौका था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास के, क्योंकि हेड कोच नया है माइक हैसन और बैटिंग कोच हनीफ मलिक भी नए हैं, बॉलिंग कोच एशले, उनको भी मौका मिलेगा कि जो खिलाड़ी वो नहीं देख पाए PSL के दौरान या उनके साथ उनका रब्ता नहीं हो पाया, उनको मौका दिया जाए। ऊपर से फिर क्योंकि हमारे अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी अनाउंस होने हैं, ये जून में ख़त्म हो जाते हैं। जून में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नए जारी करना होते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। तो एक अच्छा मौका था कि खिलाड़ियों के साथ बातचीत की जाए। 1-to-1 उनकी मुलाकातें हुई हैं। कल जो पहला दिन था वहाँ पे 7 क्रिकेटर थे, जिसमें बाबर आजम भी थे, उस्मान खान, अब्बास अफरीदी वगैरह, ये वहाँ उनको मदऊ किया गया था। तो सबके साथ जो हेड कोच उन्होंने बैठ के बातें की है कि भाई बताएं आपके मसले क्या हैं, आप किस चीज़ में खामी महसूस कर रहे हैं, किस तरह उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। तो एक अच्छा आइडिया था इसमें। यकीनी तौर पर बाबर आजम भी है, उसके साथ यही पूछने जा रही थी, ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं इनकी इस कैंप में मौजूदगी जो है वो जो नए लड़के हैं उनके लिए कितनी हौसला अफजा होगी? देखें, ये तो होता ही है कि सीनियर के साथ जूनियर हमेशा खेलते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हौसला यकीनी तौर पर पहले से, क्योंकि अब उसमें सारे लोग जानते हैं। सिर्फ जो कोचिंग स्टाफ है चूँकि वो नया है, इसलिए उन्होंने बेहतर महसूस किया कि हम सबके साथ ना 1-to-1 मुलाकातें करें, उनके साथ उनकी फ़िटनेस का जायज़ा लें। उनके साथ जो LCC ग्राउंड में हमने देखा कि कैंप भी लगाया गया था, जहाँ पर उनको बैटिंग भी करवाई गई, बॉलिंग भी करवाई गई। मकसद ये था कि लड़कों को बारीक बीनी से उनकी जो परफॉर्मेंस उसका जायज़ा लिया जाए और उनको ये भी बताया गया कि हमारा आगे जो लाहे अमल है वो क्या होगा, हम किस किस्म की क्रिकेट देखना चाहते हैं आप, और आप में अच्छा टैलेंट है, आपको हम किस सतह पर देखना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में अच्छा स्टेप था। इसकी कमी महसूस की गई थी पहले। अब क्योंकि चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही हैं, 1 साल हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को आए हुए, यकीन तौर पर उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे फैसलों की उम्मीद थी। कुछ गलत भी हुए जिन्होंने लोगों पे डिपेंड किया, क्रिकेटर्स पे, कि आप अब इसमें राय दें। उस पर राय की बुनियाद पर उनकी पॉलिसी बनाई गई और उसको फिर यकीन तौर पर बेहतर करने की ज़रूरत थी। तो अब कुछ जो चीज़ें अच्छी दुरुस्त में जाना शुरू हो गई। लेकिन चले, अभी तो बांग्लादेश से सीरीज़ जीत कर खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन क्लीन स्वीप किया है, इस पर ज़रूर खुश होना चाहिए कि उनको ऐसा कोई मौका नहीं दिया।
अब माइक हैसन की बात करते हैं। माइक हैसन जब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ तन मन धन के साथ लगे थे तब तक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतती रही, और जो ही उनको पता चला कि वो हेड कोच की तरह मुंतखब होने जा रहे हैं, उनकी तवज्जो वहाँ से हटी, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड सीधी स्ट्रेट जो है ना नोज डाइव किया उन्होंने। तो आपको लगता है माइक हैसन इस तरह से केपेबल हैं कि वो इनको भी जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं उनको वापस ट्रैक पर ला सकते हैं? देखिए, जितने भी लोगों से बात हुई सब ने कहा कि माइक हैसन मौजूदा सूरत हाल में सबसे बेहतर है, क्योंकि आपको पता है कि जैसन गिलस्पी और उसको हटाने के बाद गैरी क्रिस्टन को, तो हमारे पास चॉइस ही कुछ नहीं बचा था कि हम किसको बाहर से लेके और कौन कैसे राज़ी होगा कि जो सलूक हमने उनके साथ किया था और जिस तरह उनको कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की गई, उसके बाद तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साख भी मुतासर हुई थी। तो उस मौके के बाद इस सारी चीज़ों को देखते हुए किसी नए लोगों को यहाँ पर लाना एक इम्तिहान था सबके लिए। माइक हैसन चूँकि काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैं और उनमें कामयाबियों में भी उनका किरदार रहा है, ऊपर नीचे परफॉर्मेंस होती रहती है। यकीनी तौर पर जब उनको ये कोच बनाने की ऑफर्स की गई तो उनका सबसे बड़ा मुतालबा यही था कि मेरे साथ जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में टीम्स है, कोचेज हैं, कोचिंग स्टाफ, उसको साथ रखा जाए। लेकिन पीसीबी ने वो बात पूरी उनकी तस्लीम नहीं की। हनीफ मलिक जो बैटिंग कोच हैं उनको ज़रूर उनका साथ रखा है, लेकिन जो बाकी मुतालबात थे उनको उन्होंने मुस्तरद किया कि फ़िलहाल अपनी आप कोचिंग पर फोकस करें, टीम की परफॉर्मेंस को बेहतर करें, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आगे चलकर क्या करना है। लेकिन तो अब एक अच्छा इजाफा हम तो खुशाइंदी कहेंगे कि गैर मुल्की कोचेज जब आते हैं तो वो थोड़ी सियासत जो टीम की होती है वो खत्म हो जाती है, और इसलिए उन्होंने इशारा भी दिया है कि भाई अब जो परफॉर्म करेगा, जो फिट होगा वही टीम में रहेगा। इसलिए लोग अब ये भी कहना शुरू हो गए कि शायद बाबर आजम और रिजवान की दोबारा T20 में जगह भी ना बने। तो हमें भी ऐसे लग रहा है कि चूंकि अब यंगस्टर ने परफॉर्म किया, लेकिन सिर्फ एक सीरीज की बुनियाद पर यह फैसला कर लेना है कि बाबर आजम और रिजवान वगैरह मुस्तकबल में टीम का हिस्सा नहीं होंगे, ये थोड़ा सख्त फैसला होगा, क्योंकि अभी हमें ये देखना है कि बाहर जाकर हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी होती है। अभी हालिया हमने न्यूजीलैंड का टूर किया, वहाँ पर हमने देखा कि अपने जो नौजवान परफॉर्मर थे उनको मौका दिया, लेकिन रिजल्ट हमारे हक में नहीं आए। तो अब हमें देखना होगा। उसमें भी तो यही कहा गया ना कि इन्हें भी उतना ही टाइम दिया जाए जितना अपने सीनियर्स को टाइम दिया गया, इन्हें भी ज़रा सेट होने के लिए जो जूनियर्स हैं या नए प्लेयर्स हैं, नए लड़के हैं, उनको भी उतना ही टाइम दिया जाए। तो ये बात ठीक है। देखिए, बिल्कुल ठीक है, जब तक आप किसी को मौके नहीं देंगे। असल में चीज़ होती है एतमाद की। अगर आपको कहा जाए कि आप 5 साल तक टीम का हिस्सा, आपको कोई ड्रॉप नहीं करेगा, तो आप अपनी जो परफॉर्मेंस होगी वो बेहतर करेंगे। और यही वजह कि अब थोड़ा सा आपने देखा कि बांग्लादेश का सीरीज में हमारा जो स्ट्राइक रेट था वो भी बेहतर हुआ, हमने सबसे कम डॉट बार खेली है पूरे 4-5 सालों के दौरान जो भी सीरीज हुई है। तो यकीनी तौर पर एक अच्छा साइन है। कोच ने कहा कि अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें, ये ना सोचें कि आप ड्रॉप हो जाएंगे, आप अपना जाकर 100% देने की कोशिश करके साथ साथ अपनी जो फिटनेस उसका म्यार भी बेहतर, क्योंकि फिटनेस आजकल की जो क्रिकेट उसमें सबसे ज्यादा मौसम किरदार है। ना सिर्फ जब आप फिट होते हैं बल्कि अच्छी बैटिंग करते हैं, बल्कि आपकी फील्डिंग में भी निखार आता है। तो यही वो चीज़ें जिन पर काम करने की ज़रूरत उम्मीद की जा सकती है कि अब जो चीज़ें बेहतर पहले नहीं हो पाई अब शायद थोड़ा हमें बेहतर अच्छी दिखाई दे। राइट, तो अब जो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से तस्दीक की जा रही है 2025 में वाइट बॉल सीरीज़ खेलने के लिए आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? बांग्लादेश के बाद अब ऑस्ट्रेलिया भी आ रही है। देखिए, इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर खेल चुकी है, हमने उसका कामयाबी भी हासिल की थी। अब पाकिस्तान के हवाले से जो सवालिया निशान था सिक्योरिटी के हवाले से, वो तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं रहा। अब तमाम टीमें पाकिस्तान में आकर खेल चुकी हैं, कोई टीम ऐसी नहीं जो पाकिस्तान में आकर अभी तक ना खेली हो। तो इसलिए यकीनी तौर पर यह भी खुशाइन बात है कि जब बांग्लादेश की जहाँ सीरीज़ हुई, उसके बाद PSL हुई, उससे पहले और अब जो हालात है उसमें ये टीमों का आना और गैर मुल्की टीमों की आने की तस्दीक करना यकीनी तौर पर यह कि बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए मुस्बत पैगाम है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अब जनवरी में यहाँ का विज़िट करेगी। और इसके साथ साथ बाकी अभी यहाँ पर श्रीलंका की मेज़बानी हमने करनी है, उसके साथ जनूबी अफ्रीका की टीमें भी यहाँ पर उनके है आने के चांसेस हैं। तो काफ़ी अच्छे मौके हैं पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान का जो मुस्बत इमेज था उसको बढ़ाने में यकीनी तौर पर क्रिकेट ने अहम किरदार अदा किया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा यूसुफ, ये जो एक और भी अपडेट चल रही है PCB की जानिब से, ये जो रीजनल और जोनल ओहदेदारान को फारिग किया गया है, इस पर क्या कमेंट करेंगे? जो फैसला किया गया इसे आप कैसे देखते हैं? देखें, ये जब ज़का अशरफ साहब थे उस वक्त ये इंतखाबात उस हुए थे, बाद में कुछ फैसले कोर्ट में चले गए थे जिसकी वजह से मामला तअत्तुल का शिकार थे। अब चूँकि कोर्ट की जानिब से एक फैसला आ गया जिसकी रोशनी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब इस्लामाबाद के जितने भी वो एसोसिएशन के अहदेदार थे उनको फारिग किया, इंतखाबात जो पहले वाले थे कलअदम करार दिया, नए लोगों को बुलाया जाएगा। यकीनी तौर पर ये बेहतरी के लिए चीज़ें करने की कोशिश की जाती हैं, लेकिन इसमें तमाम स्टेक होल्डर से पहले मुशावरत ज़रूर करनी चाहिए। पसंद और नापसंद की बुनियाद पर कोई भी फैसले नहीं होंगे।
तो मेरे ख्याल में अगर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा तो पाकिस्तान के, क्योंकि ये जो जितने भी रीजन्स हैं ये आपको डोमेस्टिक क्रिकेटर्स आप परफॉर्म करते हैं, वहाँ पर तैयार करते हैं, इनके कंट्रीब्यूशन होता है पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों को तैयार करने में। यकीनी तौर पर अब जो भी नए लोग आएंगे उनसे बेहतरी की उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के जो क्रिकेट के मामला हैं उनको भी बेहतर करने में अपनी जो है वो सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे, हेल्प आउट करेंगे चीज़ों को। लेकिन मुशावरत और तसलसल ज़रूरी है जो भी फैसले किए जाएँ PCB की जानिब से। चले, नए लोगों को तो मशवरा दे दिया आपने, पुराने लोगों को क्या मशवरा देंगे, पुराने खिलाड़ियों को और पुरानी इंतज़ामिया को? देखें, पुरानी इंतज़ामिया और पुराने जो खिलाड़ी हैं उन किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है। कुछ मुश्किलात यकीनी तौर पर आती हैं लेकिन आपको परफॉर्म करना पड़ता है। बाबर आजम अगर इसकी बात की जाए रिजवान की, तो उनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं था जो T20 फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट होता है। अब चूँकि नई इंतज़ामिया आई है, नए लोग आए हैं, तो यकीनी तौर पर वो चाहेंगे कि इनको भी इनके किस खोया ना जाए। ये वाइट बॉल जो कैंप लगा इसका मकसद भी यही था कि उनको समझाया जाए कि भाई आपके पर दरवाजे बंद नहीं हुए, अपनी परफॉर्मेंस और फिटनेस और जो आप में खामियाँ उसको बेहतर करें, जो T20 फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है उसको बेहतर करने की कोशिश करें ताकि आपको मौका मिल सके आगे। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में उनका कमबैक करना ज़रा बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है, बहुत ही कम इम्कानात हैं। और अब तो लोग ये भी बातें करना शुरू हो गए हैं कि शायद जो वनडे टीम के कप्तान है रिजवान, उनको कप्तानी से भी हाथ धोना पड़ जाए। तो मेरे ख्याल में सख्त फैसला होगा ये, क्योंकि एकदम से अगर आप तब्दीलियां करेंगे, टीम मामला करेंगे, तो वो मामला बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। इससे जो रिफ्ट है वो ज़्यादा क्रिएट होगी खिलाड़ियों के दरमियान। जैसे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लेके चलें, आप पहले T20 टीम तैयार करें, उसके बाद वनडे पर फोकस करें। और फिर सबसे जो बड़ी हमारी जो खामी एक रही है अब तक की, वो टेस्ट फॉर्मेट में हम 9वें नंबर पर हैं, जो ICC टेस्ट चैम्पियनशिप। अब नई एक 2025-26 की जो सीरीज़ उसमें शुरू होनी है, उसके लिए पाकिस्तान को रेड बॉल जो है इस पर खासी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। और उसके लिए तो यही बातें हो रही हैं कि शायद मिसबाह को उसका कोच बना दिया जाए, वकारियों से उनके साथ रखे जाएँ, जो भी फैसले किए जाएँ मुशावरत के साथ और बेहतरी के लिए किए जाएँ। इसमें वही पहले बात की कि पसंद नापसंद को बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये हमारे लिए अच्छा है, यानी सियासत को दूर होगा तो ज़्यादा क्रिकेट बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट अपडेट्स पर हम गुफ्त रहे थे। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बार फिर आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली सिबिल सुहेल से। सिबिल और उनकी बहनें वेट लिफ्टिंग की दुनिया में अपनी मुनफरिद पहचान बना चुकी हैं और दुनिया के हर कोने में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। गुज़िश्ता दिनों दोहा में होने वाली एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जबकि खवातीन की कैटेगरी में सिबिल सुहेल ने 59 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 95 किलोग्राम वेट उठाकर पहली पोजीशन हासिल की है। तो कांग्रेचुलेशन सिबिल, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। मजीद सिबिल सुहेल से ही बात कर लेते हैं। जी हाँ, सिबिल और जो सिबिल की सिस्टर्स हैं, जो सुहेल सिस्टर्स हैं, वो हमेशा ही पाकिस्तान की शान बना करती हैं। एक्सप्रेसों में बहुत बार पहले भी आ चुकी हैं और बेइंतहा मेडल्स इनके पास हैं। जो वेट ये उठाती हैं वो समझा यही जाता है कि अमूमी तौर पर लड़कियां बड़ी कमज़ोर होती हैं और सिनफे नाजुक होती हैं, वेट नहीं उठा सकती, लेकिन जो वेट जितना उठाती हैं वो आप देखिए। और उसके बाद गोल्ड मेडल्स जितने इन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं पाकिस्तान के लिए, कितना नाम रोशन कर रही हैं माशाल्लाह से। ये पाकिस्तान का असल चेहरा है, ये है हमारा टैलेंट। सिबिल हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं और उन्हीं से उनकी जो इस शानदार जीत है, उनके जज्बात उस वक्त क्या थे वो जान लेते हैं। थैंक यू सो मच सिबिल फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, एक और मेडल जनाब। एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग में पहली खातून है आप जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, क्या जज्बात है, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैंने 2012 से अब तक जो है नेशनल मेडल्स विन किए थे और मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट था जिसमें मैंने 40 किलो स्नैच और 55 किलो क्लीन एंड जर्क करके 95 मेरा टोटल हुआ और मैंने फर्स्ट एशियन मास्टर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल विन किया। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस सारे इवेंट के काविश जो थी वो मेरे कोच मलिक राशिद साहब की थी, जो कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उनका ड्रीम था जो कि हम लोगों ने ड्रीम पूरा किया है। जबरदस्त। तो ये बताइएगा कि तैयारी की थी इस चैंपियनशिप के लिए आपने? काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की थी, जैसे कि 2 घंटे सुबह में ट्रेनिंग करे थे, 4 घंटे शाम में ट्रेनिंग करे थे और कोचिंग जो थी वो मेरे कोच मलिक राशिद ही करवा रहे थे। जी बिल्कुल, मैंने अपना वेट बढ़ा कर 59 kg में जो वेट लिफ्ट किया था और मैंने 40 किलो स्नैच और 55 किलो क्लीन एंड जर्क करके टोटल 95 kg वेट लिफ्ट किया था।
सिबल, हमें आप पर बड़ा फख्र है और जो मैं विजुअल्स देख रही हूँ, जितना वेट आपने उठाया हुआ है, वाकई हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हम इतना वेट उठाएं, लेकिन आपने क्या कमाल किया। आपने अपना वजन भी मेंटेन करना है, वजन भी आपको अपनी कैटेगरी के लिहाज से बढ़ाना पड़ा और फिर भी जबरदस्त किस्म की शानदार आपने कारकर्दगी जो है वो दिखाई है। अच्छा ये बताएं कि वेट को मेंटेन करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है? आप तो बॉडी बिल्डर हैं, खाबों की भी शौकीन होंगी, तो क्या क्या पसंद है? चीट डे भी होते हैं आपके, और जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है आपकी डाइट की, उसके हवाले से भी हमें बताएं। जी बिल्कुल, इसमें डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हम लोगों ने यूज़ करने होते हैं, जिसमें मटन जो होता है, एग वाइट लेने होते हैं, स्मूदी, जूस और इसके साथ साथ सैलेड का इस्तेमाल करना होता है। तो वेरिएशन होती है, डाइट प्लान के मुताबिक चलना पड़ता है। तो और मेडल्स का अगर आपको मैं बताती चलूँ तो नेशनल की सतह पे मैंने बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग में मेडल्स विन किए थे और इंटरनेशनली वेट लिफ्टिंग में मेरा फर्स्ट मेडल था ये। तो अमूमन जो खिलाड़ी हैं शिकवा करते दिखाई देते हैं स्पॉन्सर्स के हवाले से, तो अपने स्पॉन्सर्स के हवाले से बताइएगा। गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि आने वाले जो भी मेरा इवेंट है, जैसे कि वर्ल्ड का, उसमें मुझे स्पॉन्सर करे और इसके साथ साथ जितने भी हुकूमत ने हमसे वादा किया है, मेरी उम्मीद यही है कि अब जो है हुकूमत उन अपने सारे वादों को पूरा करेगी। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। सिबिल सुहेल हमारे साथ मौजूद थी, हमारी चैंपियन है, हमारी हीरो हैं, वेट लिफ्टर हैं। और जनाब सुहेल सिस्टर्स हमेशा से ही, मैंने पहले भी जिक्र किया कि छाई रहती हैं और इसी तरह से एक्सप्रेसो की मेहमान बनती रहती हैं और हमें बड़ा फख्र महसूस होता है खासतौर पर जब हमारी खवातीन इस तरह की कारकर्दगी दिखाती हैं और हमारी खवातीन इस तरह से परफॉर्म करती हैं, जिससे पता चलता है कि हमारी लड़कियां किसी से पीछे नहीं है। अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। शो का इख्तिताम है, तो जाते जाते एक जिक्र करना जो बहुत ही ज़रूरी है। खबर तो हमारे पास कल से थी और गुज़िश्ता रोज़ जब हमने शो का आगाज़ किया था तो हमने बताया था आपको कि हम चाहते हैं कि आपसे अच्छी अच्छी बातें शेयर करें। कल एक वाक़या हुआ प्रिजन ब्रेक का, हमने कहा स्ट्रेट आउट ऑफ मूवीज़ नज़र आया, लेकिन कुछ दिलखराश वाक़े ऐसे होते हैं कि आपको यकीन नहीं आता कि किसी मूवी का भी हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे दिलखराश वाक़े जिसमें टिकटॉकर सना यूसुफ जैसी खूबसूरत और जो है एक अच्छी टिकटॉकर, सोशल मीडिया पर काम करने वाली लड़की जिसका अभी बहुत फ्यूचर आगे था, उसके कत्ल केस की अगर हम बात करें, जाते जाते अहम पेशरफ्त हुई है। उसमें पुलिस ने सफाक मुलजिम को सिर्फ 20 घंटे में कानून के शिकंजे में जकड़ लिया और असला भी कब्जे में ले लिया है। इस्लामाबाद के पोश इलाके में कत्ल की जाने वाली टिकटॉकर सना यूसुफ की हलाकत ने पूरे मुल्क को अफसरदा कर दिया था और वारदात शाम के वक्त हुई जब नकाबपोश हमलावर उनके घर में दाखिल हुआ, फायरिंग करके फरार हो गया। और ये फुटेजेस भी आप देख सकते हैं, ये उनके घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा है और चक्कर लगा के पहले इसने पूरी रेकी की है और अब जियो फेंसिंग और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इसको भी 20 घंटों में जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और इसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। आप बताएंगे ना आईजी इस्लामाबाद के हवाले से जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। ये इंसिडेंट 2 तारीख को शाम 5 बजे पेश आया, जिसमें जो सना यूसुफ को 2 फायर घर के अंदर मारे गए और वो नामालूम मुल्जिम फायर मारने के बाद वहां से भाग गया। इस चीज पे फौरी तौर पे इसको टेकअप किया गया, इसका नोटिस लिया गया और 7 टीमें 7 टीम्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड, क्योंकि इसकी जो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा थी उसको देखते हुए 7 टीमों को बनाया गया और उन टीमों ने सेलुलर टेक्नोलॉजी पे काम किया। ये चैलेंज को इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत प्रोफेशनल अंदाज में लिया। आईजी इस्लामाबाद ने तो बता दिया कि प्रोफेशनल अंदाज से पुलिस ने लिया और कातिल को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, कानूनी कार्रवाई भी हो जाएगी। लेकिन इस सारे वाक़े में, इस पूरे कत्ल केस में जो सबसे ज़्यादा गिरी हुई हरकत की जा रही है वो आपके मेरे जैसे तमाम लोगों की जानिब से की जा रही है, जहाँ एक इंसानी जान की कोई कदर नहीं है। एक 17 साल की छोटी बच्ची जिसका कत्ल किया गया है, पहले तो उसके कत्ल के बारे में बहुत सारी फजूल किस्म की अफवाहें, फजूल किस्म की रूमर्स फैलाई गई कि वो इस वजह से कत्ल हुई, जितने मुँह उतनी बातें की गई, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया गया और उसके कैरेक्टर तक पर भी बात की गई। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या आपकी मेरी नज़र में एक बेटी, एक लड़की, एक बच्ची का ये मकाम है जिसको कत्ल कर दिया जाता है, जिसको कोई भी शख्स आता है और अपने जो जज्बात या एहसासात की नज़र में सब कुछ छोड़ के एक इंसानी जान की कदर, कोई कीमत नहीं है हमारी नज़र में। उसके बाद जो ट्रोलिंग सोशल मीडिया पर गई और जो कमेंट्स किए गए, बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसी तरीके
से टिकटॉकर्स जो इस तरह के हैं उनका सफाया किया जाना चाहिए। क्या हम में इंसानियत बाकी नहीं रही है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम एक शख्स की जान की सिर्फ इतनी सी कीमत लगाते हैं कि वो एक उसका काम आपको पसंद नहीं आ रहा है या आप उसे हसद कर रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि उसकी जो मौत है उसको भी आप जस्टिफाई कर रहे हैं? इस मुआशरे में हम रह रहे हैं, यहाँ पर हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, क्या हम उन्हें यही चीजें सिखा रहे हैं? सोचने का मौका है। खासकर अपने बच्चों की, लड़कों की कैसी कंडीशनिंग करते हैं कि रिजेक्शन आपको कबूल नहीं हो रही है, आप रिजेक्ट होना पसंद ही नहीं कर रहे और इतना पसंद नहीं करते कि आप दूसरे का सफाया ही करते। आपको इनकी कंडीशनिंग बेहतर करनी होगी, इनका जो ब्रॉटअप है, आप जिस तरह से बड़े करते हैं इनको, बच्चों को, इनको बेहतर करना होगा, क्योंकि खवातीन भी उसी तरह से इंसान हैं जैसे आपके लड़के जो हैं वैसे हैं। एक ऐसा मुआशरा बनाइए, मत समझें। जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसा मुआशरा बनाइए जहाँ पे हर एक महफूज हो, हर एक की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। तो इसमें अपनी अपनी तस्दीक खुद ही कर लीजिए और जैसा आप करेंगे आगे कल को आपके साथ भी वैसा ही होगा। जनाब, इसी नोट पर आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।